बस हो गया, अपनी चर्चा बंद करो, हमारी चर्चा सुनो। नहीं तो हम जा रहे हैं बाहर, से बात कर लेना, तब आएंगे। देखो, अर्ध आयु के बारे में हमने पढ़ा कि किसी अभिक्रिया में लगा हुआ समय, जितने समय में अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो अब एक काम करो, उसमें जो लिखे हो, जितने समय में अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता लिखे हो ना, प्रारंभिक सांद्रता के कोष्ठक में ए लिख लो। ए अपनी प्रारंभिक सांद्रता कोष्ठक में ए का आगे क्या बोले हैं, आधा का आधा लिखे हो ना, कोष्ठक में लिख देना a/2 बचा रह जाता है, a/2 बचा रह जाता है, मतलब आधा के बाद कोष्ठक में लिख देना a/2। प्रारंभिक सांद्रता कोष्ठक में a का आधा, कोष्ठक में a/2 बचा रह जाता है, क्या लिखे, उसे अर्धायु कहते हैं या अर्धायु कहलाता है। हो गया। इसे t½ से प्रदर्शित करते हैं, लिख लियो, नहीं तो लिखो, इसे t½ बताया था कैसे लिखना है, t½ इसे t½ से प्रदर्शित करते हैं। हो गया ना। तो अब हम अर्ध आयु के लिए व्यंजक निकालेंगे। अर्ध आयु के लिए व्यंजक निकलेगा कैसे, ये सोचने वाली बात है। देखो, चूंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए किसके लिए जी, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होगा, x बराबर क्या जानते हैं हम, kT, या t बराबर क्या जानते हैं जी, x/k, इतना तो जानते हैं, लेकिन हमें इससे नहीं कोई मतलब है, हमें तो t½ चाहिए ना। क्या चाहिए, t½ मतलब t को बदलना होगा किसमें, t½ में। तो कैसे बदलेंगे, देखो, यदि समय t बराबर t½ दोनों गलती, हम समय को t½ कर रहे हैं, तो अब सोचो, जब तुमने समय को t½ किया तो अभिकारक की सांद्रता में भी तो परिवर्तन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और क्या परिवर्तन आएगा, ये हमने परिभाषा में ही लिखवा दिया कि अर्ध आयु वह समय है जितने समय में अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। क्या रह जाती है जी, आधी बची रह जाती है। इसका मतलब जब हमने t बराबर t½ किया तब बची हुई सांद्रता बराबर प्रारंभिक सांद्रता का आधा, यही तो होगा। जब हम कह दें t बराबर t½ हो गया तो बची हुई सांद्रता बराबर प्रारंभिक सांद्रता का क्या, आधा। जैसे 100 मोल हमने लिया था और 100 सेकेंड अभिक्रिया की अर्ध आयु है, तो इसका मतलब 100 सेकेंड बाद अभिकारक के कितने मोल बचेंगे, 50 मोल ही बचेंगे। कितने बचेंगे, 50 मोल, क्योंकि उसकी अर्ध आयु है कितना, अर्ध आयु 100 सेकेंड था, इसका मतलब 100 सेकेंड में उस अभिक्रिया का आधा भाग पूरा हो जाएगा। तो 100 मोल हमने लिया था, तो 100 का आधा कितना मोल पूरा हो जाएगा, 50 मोल। तो वही चीज यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि यदि समय t बराबर t½ तो अभिकारक की कौन सी सांद्रता जी, बची हुई सांद्रता, इसीलिए वहां कोष्ठक में लिखवा दिए कि जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो आधी बची रह जाती है ना, तो आधा बचा रह जाता है, इसका मतलब प्रारंभिक सांद्रता का आधा, अर्थात प्रारंभिक सांद्रता बट्टे कितना, 2। और अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या मानते हैं, a मानते, अभी कल हमने ऊपर लिखवाया था, लिखवाए थे ना, ये चीज को ध्यान में रखना। तो अभिकारक की बची हुई सांद्रता, और बची हुई सांद्रता को क्या मानते हैं, बहुत बढ़िया, a - x मानते हैं।
ये सब इसीलिए पहले हमने ऊपर लिखवा दिया कि यहाँ तुम लोग को कोई कंफ्यूजन न रह जाए, नहीं पढ़े होगे तभी कंफ्यूजन होगी, बाकी का काम हम नहीं जानते तो उसके बाद हम नहीं समझा सकते। बराबर देखो, प्रारंभिक सांद्रता मानते हैं ए और नीचे क्या होगा 2। जब भी तुमको t बराबर t हाफ करना हो, अर्थात क्या करना हो, अर्ध आयु करना हो, क्या करना हो, अर्ध आयु, तो नीचे वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो कि इसको जरूर प्रयोग करना है। जैसे अभी कल देखो जब हम समाकलित वेग समीकरण निकाल रहे थे तो हमने पहले पाया था x इक्वल kt प्लस t ना, यही तो पाए थे पहले हम लोग। और जब इसमें हमने कहा t बराबर 0 तो x बराबर भी 0, कहने का मतलब एक को हमने लिया तो दूसरा अपने आप बन गया। क्यों जी? क्योंकि जब समय t बराबर 0 था तो उत्पाद कुछ बनेगा नहीं बनेगा, इसलिए वहां पे x की वैल्यू क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। ऐसे ही यहाँ पे हमने क्या किया, t को t हाफ बना लिया तो दूसरी शर्त ये फिक्स है, यही बनेगी। समझ गए ना, ये याद रखो हमेशा, दूसरी शर्त ये फिक्स हो जाएगा। अब इसमें x की वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ तो देखो t की जगह तो t हाफ रख देंगे लेकिन x की जगह तब रखना पड़ेगा ना हमें, इसलिए यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तब उसमें रखेंगे। तो अब देखो ध्यान से, x को उधर भेजो और इसको इधर लाओ, 2 लसा ले लो, 2a माइनस a बराबर x हो गया, या x बराबर कहें तो a बट्टे 2। देखो जाहिर सी बात है, जब आधा खत्म हो गया तो आधा बचेगा भी ना, मतलब आधा बचा तो इसका मतलब आधा खत्म हो गया था, a बट्टे 2 बचा हुआ है तो a बट्टे 2 ही खत्म होगा ना। डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन हमने तुमको थोड़ा समझाने के लिए इसको बड़ा लिखा है, समझ गए। डायरेक्ट अगर हम लिख देते कि खत्म हुई सांद्रता बराबर प्रारंभिक सांद्रता का आधा, तभी कोई गलती नहीं थी। खत्म हुई सांद्रता को हम क्या मानते हैं, हाँ, खत्म हुई सांद्रता को ही x मानते हैं। ये भी लिखवाएं, अभी कल ही लिखवाएं और कॉपी सबसे ऊपर लिखवाएं, इंपॉर्टेंट बोल के लिखवाएं, याद करने को बोले, लेकिन तुम लोग देखना ही नहीं, पता ही नहीं होगा लिखो किए, तो वही तो कम हुई सांद्रता और क्या बोले हैं, खत्म हुई सांद्रता कम हुई सांद्रता में कौन अंतर है, गधे हो तुम लोग। एक दो बच्चे हो क्या कि मतलब बताना पड़ेगा समानार्थी शब्द तुम लोग को। अब देखो, अतः इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, तो समीकरण 1 से हमको रखना है, अब t को क्या बनाना है, t हाफ। जैसे ही हमने t को t हाफ बनाया, x अपने आप a/2 बन गया। क्या बना जी, हमने तो t को t हाफ बनाया लेकिन उसी समय x क्या बन गया, a/2 बन गया, अर्थात t हाफ का मतलब आधा खत्म हो गया। t हाफ का मतलब क्या, आधा खत्म हो गया, ये सीधा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। तो अब क्या होगा, इसकी जगह रखेंगे a/2 और नीचे क्या है के नीचे वाले भिन्न है, इसके बट्टे 1 करना होगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है तो a तुम्हारा ऊपर 1 के साथ 1 जाएगा, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे 2 के साथ कौन आएगा, यही तुम्हारा सूत्र होता है। इसके लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु के लिए, इसका मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया की अगर अर्ध आयु 100 सेकेंड है और उसकी प्रारंभिक सांद्रता 5 मोल है तो उसका वेग स्थिरांक हम आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो सवाल यहाँ से बन सकता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए यदि उसकी अर्ध आयु 50 सेकेंड है तथा प्रारंभिक सांद्रता 5.4 मोल है। प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, 5.4 मोल है। तुमको तुरंत इस फॉर्मूले में रख के k निकाल देना है, हो गया ना। लेकिन इस पर ज्यादा सवाल ना पूछ के, ज्यादा सवाल पूछा कहाँ जाता है ये ध्यान देने वाली बात है। या इसको हम कहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि t हाफ बराबर 1/2k और गुणा क्या a, ये 1/2k है क्या, 1/2k क्या है, वेग स्थिरांक है, और 2 क्या है, 2 भी तो स्थिरांक है, 2 का मान बदलेगा क्या कभी नहीं, ये तो वेग स्थिरांक पहले से ही हमने बता दिया। इसका मतलब अगर हम कहें तो 1/2k भी स्थिरांक होगा। और हमें पता है जब अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो स्थिरांक लगता है, जब स्थिरांक हटाते हैं तो क्या लगता है, अनुक्रमानुपाती लगता है। तो या t हाफ अनुक्रमानुपाती प्रारंभिक सांद्रता a के, दिखाई दे रहा है। इसका मतलब
जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसकी अर्ध आयु उसकी प्रारंभिक सांद्रता के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। प्रारंभिक सांद्रता जितनी अधिक होगी अर्ध आयु उतनी ही अधिक होगी, प्रारंभिक सांद्रता अगर कम होगी तो अर्ध आयु भी कम होगी। हो जाएगा ना, ये चीज को ध्यान में रखना। यही सवाल पूछा जाता है 1 नंबर में बहुविकल्पी सवाल में, कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु और उसकी प्रारंभिक सांद्रता में क्या संबंध होता है। तो सीधा संबंध की उल्टा संबंध, सीधा संबंध। टी हाफ बढ़ेगा कब, जब ए बढ़ेगा। टी हाफ घटेगा कब, जब ए घटेगा। हो जाएगा ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ से अर्ध आयु का व्यंजक हमने निकाला और ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो, ठीक। यही वाला अभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में प्रयोग होगा तो संभवतः हम वहां पे डायरेक्ट प्रयोग करेंगे, समझ गए। वहां पे तो इसी की जरूरत पड़ेगी a-x की, इसलिए वहां पे हम इतने से छूट मिल जाएगी हमको, ये नहीं निकालना पड़ेगा, समझ गए। तो लिख लो इसको। जो संबंध मिला है वो जरूर याद रखना। तो अब ध्यान देने वाली बात है, अगर बताया गया कि अभिक्रिया की अर्ध आयु 100 सेकेंड है तो तनिक ध्यान से समझना। हमने लिया था इसका 100 मोल। कितना मोल लिया था जी, 100 मोल। और इसकी जो अर्ध आयु है वो टी हाफ कितने सेकेंड है, 100 सेकेंड। तो ध्यान से समझो, पहले 100 सेकेंड के बाद इसका 50 मोल बचेगा। कितना बचेगा, 50 मोल, क्योंकि आधा है ना, तो 100 का आधा 50 हो गया। लेकिन अब सोचो अगले 100 सेकेंड के लिए प्रारंभिक सांद्रता का काम ये करेगा, ये थोड़ी ना करेगा, समझ में आया। तो अगले 100 सेकेंड के लिए प्रारंभिक सांद्रता का काम ये 50 करेगा। इसका मतलब अगले 100 सेकेंड में, मतलब कितने सेकेंड के बाद, 200 सेकेंड के बाद इस 50 का आधा होगा कितना, 25। फिर अगले 100 सेकेंड के बाद अर्थात 300 सेकेंड के बाद 25 का आधा होगा 12.5 होगा ना। फिर अगले 100 सेकेंड के बाद अर्थात 400 सेकेंड पर 12.5 का आधा होगा 6.25। फिर इसका आधा होगा, किसी संख्या का आधा करते करते 0 पा सकते हो क्या, नहीं पा सकते। 0 के निकटतम पहुंचोगे लेकिन 0 नहीं पाओगे। इसका मतलब ये अभिक्रियाएं कभी समाप्त ही नहीं होगी, समझ गए। ध्यान दिए रहो। तो ये मत कहना कि 200 सेकंड में बेचारा तिहाई पहुंचा भी, 25 मोल तक भी बचा हुआ। तो छोटे बच्चों वाला दिमाग मत लगाना है, यहाँ पे बता देगा तुम्हें। हाँ, ये कह सकते हो कि 75% पूरा होने में लगा समय अर्ध आयु का 2 गुना होगा। 75% पूरा होने में, क्योंकि देखो 100 है ना, 100 में से 75 पूरा हो गया तो 25 बचा है और लगा कितना समय, 200 सेकेंड, अर्ध आयु का 2 गुना। उसके बाद ये 100 में से घटाओ, ये कितना बचेगा, 87.5 ना, मतलब 87.5% खत्म होने में कितना, 3 गुना समय लगेगा। कितना लगेगा, 3 गुना। और उसके बाद 87.5 वाली 6.25 है ना, मतलब कितना बचेगा, 93.75। 93.75% पूरा होने में लगा समय अर्ध आयु का कितना गुना होगा, 4 गुना। वैसे ही सवाल बना के अभी पूछा जाएगा। इसीलिए कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, इसके लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 75% पूरा होने में लगा समय अर्ध आयु का कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। 87.5% पूरा होने में लगा समय अर्ध आयु का 3 गुना होता है। 99% पूरा होने में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे पूछेगा सवाल को, और वो एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, ध्यान दिए रहना, इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हो गया, कर लिए। अब इसके नीचे लिखो, अतः इससे स्पष्ट है कि, अतः इससे स्पष्ट है कि, हो गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का, शून्य कोटि की अभिक्रिया का
अर्ध आयु, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु हो गया। उसकी प्रारंभिक सांद्रता की समानुपाती होती है। सेंटेंस थोड़ा बहुत लगता है आगे पीछे हुआ है। शून्य कोटि की अभिक्रिया की लिखना अर्ध आयु, शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु, का अर्ध आयु बोले ना, की बोले हैं, ठीक सही है। उसकी प्रारंभिक सांद्रता के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। वही बात, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती या से होता है। हो गया ना। चलो अब यहां से शून्य कोटि की अभिक्रिया समाप्त हो गई। इसका उदाहरण तो हमने पीछे ही पढ़ रखा है, जहां पे हम कोटि पढ़े वहीं पे, इसलिए यहाँ पे फिर से हमको उदाहरण पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया पे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया। चलो अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या बनेगी? लिखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होता है। हो गया। क्या कहलाता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि का मतलब कोटि एक होगी, और वेग का समीकरण हमने क्या पढ़ा था? वेग बराबर k इंटू अभिकारक की सांद्रता की पावर n, यही n था अभिक्रिया की कोटि। तो n का मान 1 होगा ना, तभी तो एक कोटि की अभिक्रिया बनेगी। और एक क्या था? अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक की सांद्रता के कितने घात के? एक घात के, अर्थात प्रथम घात के तो हमारा स्थिरांक था, हटा दिया तो अनुक्रमानुपाती लग गया। वेग अनुक्रमानुपाती एक ही घात 1, अर्थात अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के। वही परिभाषा बन गया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता की एक घात या प्रथम घात की क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या कहलाता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। हो जाएगा ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। ठीक, अब क्या करना है? ये तो परिभाषा बन गई, नीचे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे, नीचे लिखो, इंडिकेट हेडिंग लिखो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, बस एकदम उसी की तरह शुरू करेंगे।
देखो माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ऐसा ही उसमें भी लिखे थे, उसके बाद उसमें भी एक रिएक्शन लिखे थे जिसमें अभिकारक था, अभिकारक से क्या बना था, उत्पाद। ध्यान देना, प्रारंभ में T बराबर किस पर जी, 0 पर सांद्रता। तो प्रारंभ में T बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता क्या मानते हैं, A मानते हैं, अर्थात प्रारंभिक सांद्रता क्या मानते हैं, A। तो इसकी प्रारंभिक सांद्रता हमने मान लिया A। उस समय उत्पाद क्या रहेगा, 0। फिर समय किस पर, कुछ समय बीता, पता नहीं कितना समय बीता, इसलिए हमने T मान लिया। जब समय T पर माने तो बची हुई सांद्रता क्या होगी, A माइनस x, अर्थात कम हुई सांद्रता x। x कम हो गया तभी तो A माइनस x बचा। उसके बाद तब तक इधर क्या बन चुका है, x। लेकिन हमको उत्पाद से तो कौन मतलब होता नहीं है, हमको किससे मतलब होता है, अभिकारक से। और वेग हम किस समय पर निकालते हैं, T समय पर निकालते हैं। किस समय पर निकालते हैं, T समय पर। तो होगा क्या, समय T पर अभिक्रिया का वेग, पहले तो एक समीकरण बनाना है ना, चलो ठीक। समय T पर चूंकि वेग नियम से, किससे जी, वेग नियम से, जो वेग r बराबर होता है k इंटू अभिकारक की सांद्रता की घात n। अब चूंकि प्रथम कोटि के लिए n बराबर 1 तथा किस समय पर निकालना है जी वेग हमें, T समय पर अभिक्रिया का वेग। अब सोचो T समय पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, वेग r बराबर क्या बनेगा बताओ। T समय पर वेग निकालना है तो k तो रहेगा, लेकिन अभिकारक की सांद्रता देखो 2 बार मिल रही है तुम्हें, लेना कौन सा है, T समय पर अर्थात नीचे वाला। तो A माइनस x, और इसकी पावर n की जगह पे क्या लगेगा, इस बार 1 लगेगा, क्योंकि कोटि कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है। कोटि की वैल्यू 1 रखना है, ध्यान से समझ लेना, ये प्रूफ हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है, समझ गए। क्या करेंगे अब, वेग r का मान रखेंगे ना, जैसा हमने किया था किसमें, शून्य कोटि में। वेग r की वैल्यू नहीं रखें क्या, एक बार dx dt इज इक्वल k इंटू a माइनस क्या बचा, x, हो गया ना। अब हमको पता है dx को एक साइड में करना है और dt को एक साइड में करना है, तो इधर बचा dx बराबर k इंटू a माइनस x, और उसके बाद dt। दुविधा हो गई, dt के साथ चला गया x, नहीं रह सकता है। अवकलन तक तो ठीक था कि दूसरे के सापेक्ष कर लो फिर dx dt लिख दो, लेकिन समाकलन में ऐसा नहीं होता है, जिसका करना है उसी के सापेक्ष होगा। इसका मतलब इस x को पकड़ के इस dx की साइड में लाना पड़ेगा, समझ में आया। तो क्या करेंगे, ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और सामने क्या लग गया, dx बराबर k इंटू dt, हो गया ना। तो अब ध्यान से समझो, समाकलन करेंगे 1/a माइनस x का dx, हो गया ना, और k बाहर होगा, इधर किसका, 1 का, ये तो पढ़ चुके हैं इधर वाला, लेकिन इधर वाला परेशान करेगा अब हम।
करेगा कि नहीं करेगा? होगा ना? कैसे करेंगे इसका? सोचो। कुछ तरीका। अभी कल बताए समाकलन अवकलन का ठीक उल्टा होता है ना? तो ये तो ए अचर है, कोनो मतलब ही नहीं है इसका। एक बट्टे देखो तो क्या दिख रहा है तुम्हें? एक्स। एक बट्टे एक्स। एक बट्टे एक्स किसका अवकलन होता है? लॉग एक्स का अवकलन होता है ना? इसका मतलब इस एक बट्टे एक्स का समाकलन क्या होगा? इस एक बट्टे एक्स का समाकलन क्या होगा? लॉग एक्स होगा। लेकिन एक चीज सोचो, जैसे हम वहां पे करते हैं कि सूत्र की तरह दिखता है तो उसको मानक मान के अवकलन सूत्र की तरह करते हैं, परंतु उसके अवकलन का गुणा करते हैं। डीडीएफ आप उसका करते हैं ना, इसको मानक माने रहते हैं। तो समाकलन उल्टा है ना? क्या है? उल्टा। इसका मतलब जिस अवकलन का वहां पे गुणा किए थे, यहां उसी अवकलन का क्या करेंगे? भाग करेंगे। समझ में आया? तो क्या होगा? इसका वाले का अवकलन, क्योंकि समाकलन 1/x dx का क्या होता है? log x होता है। क्या होता है जी? log x। तो इसका भी समाकलन सूत्र की तरह कर दो। इसका मतलब log a माइनस x तो कर दो, बेस ही रहेगा, ये फिक्स है, लिखें चाहे ना लिखें। लेकिन तुरंत नीचे किसका भाग देना होगा? ddx ऑफ a माइनस x का। समझ गए? वहां पे गुणा करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे? भाग करेंगे। बस उल्टा याद रखो, जैसे log x का अवकलन 1/x जानते हो ना, वैसे ही 1/x का समाकलन क्या जानो? log x, उसका उल्टा। लेकिन यहाँ पे अगर सूत्र की तरह दिखता है तो मानक मान के उसका अवकलन का आगे करते हैं गुणा में ना। इसी प्रकार से यहाँ पे सूत्र की तरह दिखा, सूत्र तो था नहीं, x इसमें भी था, x यहाँ भी था, सूत्र की तरह है कि नहीं है? इसलिए हमने इसको मानक माना। क्या माना? मानक। और समाकलन सूत्र की तरह कर दिया, अर्थात log x। लेकिन x की जगह हमने मानक किसको माना था? a माइनस x को। जब हमने a माइनस x को मानक माना है तो इस a माइनस x का अवकलन हमने नीचे किया, वहां गुणा में करते हैं तो यहाँ पे भाग में करेंगे। और बराबर k है ना, k है, और इधर 1 का क्या हो जाएगा जी? t। अभी जब हम समाकलन पढ़ लिए होते तो इसको एक और आसान तरीके से बता दिए होते। समझ गए? अभी समाकलन पढ़ोगे ना तो इसका एकदम आसानी से समझ जाओगे कैसे हुआ। ये तो यहाँ पे एक फॉर्मली तरीका है जो हमने सूत्र की तरीके से बनाया कि अवकलन समाकलन का उल्टा होता है, वहां पे गुणा में करते, तो यहाँ पे किसमें करते हैं? भाग में करते हैं। अभी हम एक नियम पढ़ रहे होते प्रतिस्थापन, तो इसको टी मान लेते तो 1/t बन जाता ना। 1/t का अवकलन क्या होता? log t होता। क्या होता? log t। और उसके बाद ये इसका जिसको मानक माने हैं वो dx dt बन जाता और वो नीचे चला जाता -1, तो dx अपॉन -1 आ जाता। यहाँ पे दिख रहा है ना, वो अपने आप बन जाता। तो यहाँ पे हमको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो जब समाकलन पढ़ेंगे तो वहां पे विस्तार से समझ लेंगे हम लोग। तो अब देखो log a माइनस x क्या हो गया जी? ये log a माइनस x बचा रहेगा और बेस e है, याद रखे रहना इसका। इधर a तो प्रारंभिक सांद्रता है, अचर पद है, इसका 0, और x के सापेक्ष x का कर रहे हो ना, माइनस इसका क्या हो जाएगा? a, और बराबर क्या हो जाएगा जी? kt। लेकिन हमको यहाँ पे क्या लिखना होगा? एक समाकलन अचर c लिखना पड़ेगा, लिखना होगा, क्योंकि हम अनिश्चित समाकलन कर रहे हैं। तो नोट करो, फिर आगे देखा जाए। पहुंच चुके हैं, c की वैल्यू निकालना है, काम हो जाएगा। जो मैथ नहीं पढ़ते हो उसको ये रटना पड़ेगा, ध्यान दिए रहना। मैथ नहीं पढ़ते हो उसको रटना पड़ेगा वहां पे कैसे किया गया है, नहीं तो लटक जाओगे बाद में जाकर। जो मैथ पढ़ते हो वो समाकलन पढ़ते समय समझ जाओगे, फटाक से 2 मिनट के अंदर कर लोगे, 2 मिनट का टाइम ही नहीं लगेगा, देख के नहीं उत्तर पा जाओगे। ऐसा भी हो सकता है। जिसको समझ में ना आए उसके लिए कई ऑप्शन रट ले तो, और ज्यादा ना समझ में आए तो एक कॉपी में लिख के लेके चला जाए। अरे ऋषिकेश कौन हो रहा है? हम लोग पढ़ते थे लड़की बेचारा। चलो देखो इधर
ये तुम्हारा आ रहा है -1, जो नीचे दिख रहा है ये ऊपर चला जाएगा माइनस, क्योंकि एक का कोनो फर्क पड़ेगा नहीं। ये तुम्हारा इस तरफ से आ गया log बेस e माइनस x बराबर क्या आया जी, kt प्लस क्या c, इक्वेशन नंबर 1। इसमें भी वही काम करना है क्या, जब t बराबर 0, क्योंकि c की वैल्यू निकालनी है ना, तो कोई दूसरी शर्त चाहिए, इसके लिए हम प्रारंभिक शर्त पे चलते हैं। क्योंकि जब t बराबर 0 तो x बराबर भी क्या 0, क्योंकि समय प्रारंभ में था तो उत्पाद कुछ बना था। जब समय प्रारंभ में था तो उत्पाद के नीचे देखो क्या लिखे हैं, अभिक्रिया में 0 लिखे है ना, तो इसलिए x की वैल्यू क्या है 0। अब ध्यान से देखो इधर, तो इसलिए यहाँ पे बनेगा माइनस log बेस e a माइनस 0 बराबर k गुणा 0 प्लस क्या c, माइनस log बेस e a बराबर क्या आ गया जी, c आ गया ना। समीकरण कहाँ से, 1 से, समीकरण c से। बात मत करो, ध्यान दो इधर, log बेस e a माइनस x बराबर kt और प्लस कोष्ठक में इसको क्या कर दोगे, माइनस log बेस e a, c की वैल्यू रख दिए हैं, हो गया ना। उसके बाद क्या हो रहा है ये देखो, माइनस है इधर ना, माइनस को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो log बेस e a माइनस log बेस e a माइनस x बराबर क्या बचा, केवल kt। ध्यान से देखोगे तो ये सूत्र बन गया है log m माइनस log n। क्या होता है log m माइनस log n, log m बट्टे n। इतना सोच रहे हो, लगता है कि मैराथन दौड़ने जाना है। log m बट्टे n बराबर सूत्र होता है log m माइनस log n, हो गया ना। अर्थात माइनस में है तो इसको बटे में बदल सकते हैं, चूंकि है इसलिए ये बन गया तुम्हारा देखो log बेस e a और बटे क्या बन गया a माइनस x बराबर क्या बन गया जी, kt। या कहें तो k बराबर, ये t इधर गुणा में था इसकी साइड में आएगा तो भाग में बदल जाएगा 1 बट्टे t log बेस e a बट्टे a माइनस x। ये हमारा सूत्र हो गया। यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। परंतु एक दुविधा है अभी, क्या, बेस e पर तो सवाल लगाना हम लोग जानते नहीं है, इसलिए बेस e समाप्त होना चाहिए। क्योंकि log बेस e x बराबर 2.30, 3 log बेस 10x, ये हमने पढ़ रखा है पीछे, नष्ट समीकरण में पढ़े हैं इसको हम लोग। तो k बराबर, ध्यान से देखो, अगर बेस e को तुम बेस 10 में बदलना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कितने का कर देना है, 2.303 का। तो इसमें 2.303 का गुणा कर दोगे, 2.303 बटे t, फिर log बेस e से बदल के क्या हो गया, बेस 10 और बन गया a बटे a माइनस x। इस तरह से हमने शून्य कोटि की नहीं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण प्राप्त कर लिया। हो जाएगा, ऐसे ही तुमसे पूछा जाएगा, आप लो फटाफट। आप लोग बाकी चीजें कल होंगी इसमें, इसके नीचे लिख लेना, यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है।